हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फेमस नॉवलिस्ट हिलैरी मेंटल के फेमस नोवेल वॉल्फ हॉल की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। इसे मैन बुकर प्राइज का विनर नॉवल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस स्टार्ट। इस नॉवल के अंदर हिलैरी मेंटल ने थॉमस क्रॉमवेल का एक अलग ही रूप हमारे सामने लाए हैं। अधिकतर हम हिस्ट्री में थॉमस क्रॉमवेल को एक पावर हंग्री कैलकुलेटिंग पर्सन के रूप में देखते हैं। अब यहाँ पे एक अलग ही व्यू उनका दिखाया गया है। तो थॉमस क्रॉमवेल जो हैं, उनके जो फादर हैं जिनका नाम है वाल्टर, ये एक शराबी, बहुत ज्यादा मारपीट करने वाले ब्लैकस्मिथ हैं और ये थॉमस की बहुत मारते हैं। एक दिन जब थॉमस की बहुत ज्यादा ही पिटाई हो जाती है तो अपने फादर की मार से बचने के लिए वो भाग जाते हैं। फिर वो एक सिपाही बनते हैं, एक व्यापारी बनते हैं और लास्ट में वो एक वकील बनते हैं। इस तरह उनकी पास में जबरदस्त लिंग्विस्टिक और बिजनेस स्किल डेवलप हो जाती है। फिर वो इंग्लैंड वापस आकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। वो लिज विकी से शादी करते हैं जिससे उनके 3 बच्चे होते हैं, ग्रेगरी, एनी और ग्रेस। बिजनेस और लॉ में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है थॉमस, इसलिए वो कार्डिनल वोल्सी के यहां काम करते हैं। कार्डिनल वोल्सी राजा हेनरी 8 के लॉर्ड चांसलर हैं। अब राजा साहब की शादी पहले हुई है कैथरीन ऑफ एरागोन से और इससे उनके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, इसलिए राजा हेनरी 8 कैथरीन ऑफ एरागोन को तलाक देना चाहते हैं, डाइवोर्स देना चाहते हैं और एन बोलियन से शादी करना चाहते हैं। इस डाइवोर्स का जिम्मा कार्डिनल वोल्सी पर है और कार्डिनल वोल्सी को यह कहा जाता है कि आप कैथोलिक चर्च में बात कीजिए क्या और आगे डाइवोर्स के मामले को आगे बढ़ाइए। अब कार्डिनल वोल्सी इस काम के लिए थॉमस क्रॉमवेल को दरबार में लेकर आते हैं। दरबार में उस समय वहां जो माहौल होता है, वहां धार्मिक विश्वास बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे लोग राजा के डाइवोर्स का विरोध कर रहे होते हैं। राजा हेनरी 8 ने अपने डाइवोर्स के पक्ष में एक ही बात कही थी कि कैथरीन की शादी पहले मेरे मरे हुए भाई आर्थर से हुई थी। अब इस बात को साबित करना बहुत मुश्किल है, पर कार्डिनल वोल्सी अपनी बात साबित नहीं कर पाते हैं, जिससे राजा, रानी और जनता उनके खिलाफ हो जाती है। उनके पक्ष में सिर्फ एक ही पर्सन है, वो है थॉमस क्रॉमवेल। अब देखिए, हालांकि थॉमस क्रॉमवेल वोल्सी की मदद करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि कार्डिनल वोल्सी के ऊपर राजद्रोह का इल्जाम है। इधर थॉमस की बीमारी के कारण अपनी बेटी और अपनी पत्नी और 2 बेटियों की भी डेथ हो जाती है और वोल्सी की मौत उनको लंदन ले जाते समय हो जाती है जहां वोल्सी को सजा मिलनी थी। अब राजा हेनरी 8 ये देखते हैं कि ये बंदा जो कार्डिनल वोल्सी का इतना ज्यादा वफादार रहा है, इसलिए वो राजा के भी वफादार होते हैं। कार्डिनल की मौत के बाद थॉमस की किस्मत तेजी से चमकती है। अब राजा साहब अपने डाइवोर्स का जिम्मा थॉमस क्रॉमवेल पर देते हैं क्योंकि थॉमस अपना काम पॉलिटिकल तरीके से करते हैं, इसलिए वो जासूसों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करते हैं। उसी समय विलियम टिंडल ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया होता है और इस बाइबल के ट्रांसलेशन से ये होता है, ये जो टिंडल साहब ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया और दूसरी तरफ राजा हेनरी 8 ने थॉमस मूर को अपना नया लॉर्ड चांसलर नियुक्त कर दिया। अब थॉमस मोर जो हैं, वो बाइबल, टिंडल की बाइबल को जिन जिन ने पढ़ा उन पर वो प्रोटेस्टेंट होने का इल्जाम लगाकर उन सबको मार देते हैं। इधर उन्होंने सबको मार दिया और क्रोमवेल राजा और रानी के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाते हैं। हालांकि क्रोमवेल का जन्म एक सामान्य परिवार से हुआ है, लेकिन वो दरबार के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हैं। दरबार का हिस्सा बनने के कारण उनमें और ड्यूक ऑफ नॉरफॉक के बीच में बहुत तनाव पैदा होता है। इधर राजा साहब एक और तरीका लगाते हैं, वो फ्रांस के राजा फ्रांसिस के पास मदद मांगते हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि फ्रांस भी एक कैथोलिक कंट्री है और वो कहते हैं कि आपके पोप क्लीमेंट के साथ अच्छे संबंध है, तो प्लीज आप मेरा डाइवोर्स करवाओ। लेकिन अब पोप क्लीमेंट अपने जो निर्णय है उसे देने में देर कर रहे हैं और राजा हेनरी अभी रुक नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, वो फटाफट एनी से शादी कर लेते हैं।
अब वो एनी से शादी करते हैं और इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं थॉमस क्रोमवेल। वो कैसे सॉल्व करते हैं? वो कहते हैं कि राजा वो एक एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी लेकर आते हैं। इस एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी के कारण राजा हेनरी अब इंग्लैंड के अंदर सुप्रीम है। उन्हें पोप से अपील करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी शादी अपनी मर्जी से खत्म कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थॉमस क्रोमवेल राजा के, और उनकी राजा के साथ क्लोजनेस भी बहुत ज्यादा है। इसके कारण उनका पॉलिटिकल प्रमोशन होता जाता है। अब उनके सामने समस्या ये है कि जनता के मन में जो राजा की नई शादी के प्रति प्रॉब्लम है उसे दूर करना है। इसी बीच एलिजाबेथ बर्टन नाम की एक यंग लड़की है। वो ये दावा करती है कि मैं एक भविष्य वक्ता हूं। वो राजा हेनरी की मौत की भविष्यवाणी करती है, लेकिन क्रोमवेल उसे और उसके अनुयायियों को फ्रॉड साबित कर उन्हें मार देते हैं। एन और राजा हेनरी VIII की एक लड़की पैदा होती है जो कि बाद में बड़ी होकर रानी एलिजाबेथ बनेगी। लेकिन राजा को तो एक लड़का चाहिए था। ये उम्मीद खत्म हो जाती है। अब की बार रानी दोबारा प्रेग्नेंट होती है। दोबारा उसके जो बच्चा पैदा होता है वो एक मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, जिसके कारण राजा एक नई औरत की तलाश करता है। इधर जो थॉमस मोर थे वो एक सच्चे कैथोलिक हैं। वो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी की कसम नहीं खाते हैं, क्योंकि जो कैथोलिक हैं वो पोप को सुप्रीम मानते हैं, गॉड को, पोप को सुप्रीम मानते हैं, और जो राजा में विश्वास रखते हैं वो राजा को सुप्रीम मानते हैं। क्रोमवेल पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से थॉमस मोर ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी कसम खा लें, लेकिन वो नहीं मानती हैं। एक इतना बड़ा स्कॉलर, इतना बड़ा स्टेट्समैन होने के बावजूद थॉमस मोर को राजद्रोह के इल्जाम लगाकर मार दिया जाता है। तो अब यहां पर ये नोवेल एंड होता है। इस नोवेल के एंड में हम देखते हैं कि थॉमस क्रोमवेल राजा के दरबार में यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, और वो सिमोर फैमिली के जो निवास स्थान है वोल्फ हॉल, उस पर नजर रख रहे हैं, जहां पर एक लड़की है जिसका नाम है जेन सिमोर। वो उससे शादी करना चाहते हैं, और यहीं पर ये नोवेल एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। जय हिंद। भारत माता की जय।